हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम केमिस्ट्री लेक्चरर कैडर एग्जाम 2016 जो पंजाब के अंदर हुआ था उसके पेपर की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर की जो डिस्कशन है वो मैं कई पार्ट्स के अंदर करूंगा। तो आज उसी के अंदर हम फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। और जो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ वो सेट ए से है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड था। और क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज जीरो। तो जैसा कि हमें पता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही समय पे एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट हमेशा h/4 से या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। तो अगर हम इक्वल का साइन भी लेके चलें तो हमारे पास ये कंडीशन है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4। और हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है वो जीरो दी गई है। मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का जीरो होने का मतलब हमें पार्टिकल की मोमेंटम एक्यूरेटली पता है। तो अगर आपको किसी पार्टिकल की मोमेंटम एक्यूरेटली पता है तो उस केस में हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताना है। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें तो वो आएगी h/4 इंटू डेल्टा पी। अब अगर हम डेल्टा पी को यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो अगर हमें किसी भी स्मॉल साइज के पार्टिकल की पोजीशन की नॉलेज बिल्कुल सर्टन है, पोजीशन के बारे में बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इंफिनिटी होगी। और अगर हमें पार्टिकल की मोमेंटम के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट पता है तो उस केस में पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट होगी। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वांटम नंबर से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन ये था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो तो उनको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तो कौन सा क्वांटम नंबर उनको डिफरेंशिएट करेगा। तो फॉर एग्जांपल हम ले लें एक केस जिसमें 3s सबशेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 3s के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आप देखोगे क्वांटम नंबर की वैल्यूज, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और s सबशेल के लिए क्वांटम नंबर क्या है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 है। और m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी अगर l 0 है तो m के जो वैल्यूज होते हैं वो -l से +l के बीच होते हैं। तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ही फ्री s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो जो क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +12 होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से मूव करेगा अपनी एक्सिस के अराउंड तो उसके लिए s की वैल्यू क्या होगी, -1/2 होगी। तो एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनके स्पिन क्वांटम नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उन्हीं से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी तीनों क्वांटम नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक जगह मिस्टेक थी, यहाँ पे एक टर्म मिस थी कि आपको दिया गया था कि वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन, सबसे हाई एनर्जी का ट्रांजिशन जो हाइड्रोजन में हो रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड था। तो हाई एनर्जी का ट्रांजिशन जो हो रहा था उस केस में जो वेवलेंथ आ रही थी वो आ रही थी 91.2 नैनोमीटर की। तो आपको पूछा गया था भी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द एटम विल बी, तो यहाँ पे स्पीशीज मिस थी।
ठीक है, तो इस केस में जो स्पीसीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए हीलियम पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन के लिए हाई एनर्जी ट्रांजिशंस की जो वैल्यू है वो 91.2 दी गई है, और आपको करस्पॉन्डिंग हाई एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ पूछी गई है हीलियम पॉजिटिव के केस में। तो हीलियम पॉजिटिव भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। अगर हम रिडबर्ग्स फार्मूला अप्लाई करें तो रिडबर्ग्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशंस होती हैं उनके अंदर जो वेवलेंथ आएगी उसका रेसिप्रोकल r, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, इनटू 1/n1 स्क्वायर, दैट इज इनिशियल लेवल जिससे ट्रांजिशन हो रही है, और n2 क्या है यहाँ पे फाइनल लेवल है जहां से ट्रांजिशन हो रही है। इनिशियल लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ट्रांजिशन होने के बाद, और z है एटॉमिक नंबर। तो अगर हम देखें कि हम सेम लेवल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पूछा गया है, तो दोनों स्पीसीज के लिए n1 और n2 सेम है, r भी सेम है। इन दोनों में डिफरेंशिएशन किसके थ्रू हो रहा है? एटॉमिक नंबर z के थ्रू हो रहा है। और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर z की वैल्यू 1 है, जबकि लिथियम सॉरी हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर z की वैल्यू 2 है। तो अगर हम दोनों को अब डिवाइड करें इन एक्सप्रेशंस को, तो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने के बाद इसको हम इक्वेशन 1 लिख लें, इसको इक्वेशन 2 लिख लें। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वेवलेंथ होगी हीलियम के केस में और जो हाइड्रोजन के केस में होगी उसकी रेशो आएगी 1:4। अब हमें हाइड्रोजन के केस में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अपने को 91.2। तो हमारे पास हीलियम के केस में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/4 into 91.2। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 22.8 नैनोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन बी, क्वेश्चन थर्ड में। तो ये हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर उसके पास 13 ही प्रोटॉन होंगे और 13 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट कैटायनिक फॉर्म में उसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो इस वजह से उसके पास जो इलेक्ट्रॉन का काउंट आएगा वो आएगा 10। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस केस में वो होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके पास? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के पास। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो था कि इन 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज करना था। पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, an orbital can accommodate maximum of 2 electron with opposite spin। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिलेटेड कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का काउंट 2 होगा और दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। दूसरा है जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो हमें पता है स्फेरिकल शेप के होते हैं और स्फीयर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन इन मोशन बिहेव एज दे आर वेव्स। तो ये इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर से जुड़ा हुआ केस है, क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कोई भी अगर मटेरियल पार्टिकल मोशन में है और अगर वो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है तो उसके साथ जो वेव करेक्टर होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं तो उनके साथ मोशन के टाइम वेव करेक्टर क्या होगा? एसोसिएट होगा। तो इस क्वेश्चन के अगर आप तीनों ऑप्शन देखो तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका आएगा डी। ऑल जो आपके तीनों ऑप्शंस हैं ए बी सी वो करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन आपका आएगा करेक्ट डी ऑप्शन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बेसिकली रिलेटेड है विद थर्मोडायनामिक्स, और इसके अंदर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी गई है हाइड्रोजन क्लोराइड की। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का किसी भी सब्सटेंस का मीनिंग ये होता है कि उस सब्सटेंस का 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, इससे उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट स्टेबल फॉर्म के अंदर होने चाहिए। तो HCl को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं? एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, और दोनों की जो स्टेबल फॉर्म है वो गैसेस फॉर्म है। तो जब हम 1 मोल ऑफ HCl की फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो वो ये बनेगा हाफ H2 इन गैसेस स्टेट कंबाइन विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 इन गैसेस स्टेट गिव राइज टू HCl। तो 1 मोल HCl बन रहा है।
अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर देखो तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है, और जब भी आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई हो और आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता करना हो, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इस रिएक्शन में हीट चेंज आएगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के इक्वल होगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का टेक्निक क्या लगेगा? अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई, तब आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को सम अप करके, समेशन करके उसमें से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके रिएक्टेंट दो हैं, एक हाइड्रोजन है और एक है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है, हम उसका हाफ करेंगे, क्योंकि आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं जो इस इक्वेशन में वो 1/2 हैं दोनों साइड, और माइनस कर देंगे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HCl। तो हाइड्रोजन की हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी गई है 104, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद आपको जो वैल्यू दी गई है क्लोरीन के लिए वो 58 है, और HCl के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है दैट इज 103 किलो कैलोरीज पर मोल। तो इन सभी वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -22 किलो कैलोरीज। तो आपका इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, -22 किलो कैलोरीज। तो ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन 6। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड था, जिसके अंदर आपको पूछा गया था कि इन सभी ऑप्शन में से कौन सा स्टेट फंक्शन है। तो आपने थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली क्वांटिटीज चेक करनी है। पाथ फंक्शन दो क्वांटिटीज होते हैं, एक हीट और एक वर्क। जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते, और जो पाथ इंडिपेंडेंट यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जिन फंक्शंस की वैल्यू डिपेंड करती है वो है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी जो H से डिनोट हो रहा है, एंट्रोपी जो S से डिनोट कर रहे हैं हम, और गिब्स फ्री एनर्जी। इन सभी क्वांटिटीज में किसी भी प्रोसेस में आने वाला चेंज वो क्या होगा? पार्ट डिपेंडेंट नहीं होगा, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो ये सभी क्वांटिटीज क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो वर्क से रिलेटेड है। अब चाहे वर्क रिवर्सिबल कंडीशन में हो चाहे इरिवर्सिबल कंडीशन में हो, वर्क हमेशा क्या है? पार्ट डिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी है इंटरनल एनर्जी, वो क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन सी ही स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, जो वो जूल थॉमसन इफेक्ट से रिलेटेड है। और जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है कि जब भी हम किसी भी रियल गैस को एक्सपेंड करवाते हैं थ्रू ए फाइन होल, इस तरफ आपके पास हाई प्रेशर का रीजन हो और इस तरफ लो प्रेशर का रीजन हो, और आपके कंडीशंस हो एडियाबेटिक, मतलब ऐसे कंडीशन में आप गैस को एक्सपेंड करा रहे हो जिसमें ना तो हीट सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है ना सिस्टम से लीव कर रहा है। तो उस केस में जब रियल गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर के जोन में एक्सपेंड करते हैं तो वहां पे कूलिंग ऑब्जर्व होती है मोस्ट ऑफ गैसेस के लिए। बट दो गैसेस एक्सेप्शनली बिहेव करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिस केस में क्या होती है? हीटिंग देखने को मिलती है। इसका रीजन है कि इन दोनों गैसेस का इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। इस वजह से इन गैसेस को जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे एक्सपेंड करवाते हैं हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन में, तो इन केस में हमें हीटिंग देखने को मिलती है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि जब भी कोई गैस हाई प्रेशर के रीजन से एक्सपेंड करे रीजन ऑफ लो प्रेशर में, तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या करेगा? टेम्परेचर एक्सपेंशन के बाद इंक्रीज करेगा, बट बाकी सभी गैसेस में कूलिंग ऑब्जर्व होती है तो टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो दो ही गैस एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं जब हम जूल थॉमसन इफेक्ट को स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उनके केस में हमें हीटिंग देखने को मिलती है और बाकी सभी गैसेस में कूलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड था। इसमें पूछा गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए अगर उसने सभी टेम्परेचर्स पे स्पॉन्टेनियस होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? स्पॉन्टेनिटी को पता करने के लिए हम यूज करते हैं गिब्स फंक्शन। तो अगर गिब्स फंक्शन
दैट इज डेल्टा जी का चेंज किसी भी प्रोसेस के लिए नेगेटिव है तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। बट आपने गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि जो गिब्स फंक्शन का चेंज है डेल्टा जी का, वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए जरूरी है कि डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव हो और आपका टी डेल्टा एस वाला फैक्टर भी नेगेटिव वैल्यू दे। ये बार साइन नेगेटिव है और ये पूरा फैक्टर नेगेटिव वैल्यू तभी देगा जब डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी अगर सभी टेम्परेचर पे नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए जरूरी क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव हो अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, चाहे लो टेम्परेचर की बात करें हम, चाहे हाई टेम्परेचर की बात करें। तो अगर आप देखोगे तो डेल्टा जी हमें स्पॉन्टेनिटी सभी टेम्परेचर पे होने के लिए नेगेटिव चाहिए, डेल्टा एच भी नेगेटिव चाहिए और डेल्टा एस क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अगर सभी टेम्परेचर पे रिएक्शन ने क्या होना है, स्पॉन्टेनियस होना है। तो इस वजह से देखो पहला आपका ऑप्शन नहीं सही, ठीक है। तीसरा भी ऑप्शन आपका सही नहीं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। और तीसरे केस में ये कह रहे हैं कि डेल्टा जी डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन जो करेक्ट है आपका वो डी है कि डेल्टा एच और डेल्टा जी दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा डी। हम गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन को यूज करेंगे और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन इसके अंदर, वो भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड था। और क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि बेंजीन की कंबस्टन हो रही है और उस कंबस्टन के लिए हमें पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी रिएक्शन के लिए, वो होता है डेल्टा एच के इक्वल। थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये रिलेशन है इंपॉर्टेंट। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। और डेल्टा एच और डेल्टा यू बेसिकली रिलेटेड हैं इस इक्वेशन के थ्रू एक दूसरे से। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो क्यू पी माइनस क्यू वी क्या होगा, डेल्टा एन जी आर टी होगा। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। डेल्टा एन जी क्या है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है वाटर वो लिक्विड है, तो ये काउंट नहीं होगा। प्रोडक्ट दूसरा है CO2 जो गैसेस फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट के आपके पास मोल है 12। और जो रिएक्टेंट है उसमें आपके पास गैसेस रिएक्टेंट है ऑक्सीजन जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 15। तो जो डेल्टा एन जी की वैल्यू आएगी वो आएगी -3 मोल। तो हम डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे -3 मोल पुट कर दें, आर पुट कर दें। टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है जो कि केल्विन में बन जाएगा 298 केल्विन। तो इस सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम अगर सॉल्व करेंगे और उसको रिजल्ट को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर दें अगर, तो आपके पास आंसर मिलेगा इसका -7.4 किलो जूल। तो इस रिलेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंजीन की कंबस्टन हो रही है तो हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वो होगा -7.4 किलो जूल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेटेड था, इक्विलिब्रियम के टॉपिक से रिलेटेड था। आपको इस इक्विलिब्रियम के लिए Kc की वैल्यू दी गई है 16। Kc दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेके लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को यूज करके, जो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। और हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसकी वैल्यू 16 दी हुई है और ये कहा गया है कि अगर हम सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो 1 मोल सभी का 1 लीटर कंटेनर में लेके स्टार्ट करें, तो इक्विलिब्रियम के टाइम हमें NO की कंसंट्रेशन पूछी गई है। तो अगर हम 1 मोल 1 लीटर कंटेनर में लेके चल रहे हैं, इसका मतलब अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यू है 1 मोलर, क्योंकि 1 मोल 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है।
तो हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है सभी की वो है 1 मोल पर लीटर। अगर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के टाइम इसके x पार्ट या क्या कर दें, रिएक्ट कर दें। x लेट इनकी क्या है, जो अमाउंट क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। अगर x अमाउंट SO2 की रिएक्ट करेगी तो SO3 भी आपका क्या बनेगा, x बनेगा, और NO भी आपका x बनेगा, क्योंकि सभी की रेशियो देखो इसमें 1 1 1 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी के 1 1 है। तो जितने सेम टाइम के अंदर अगर SO2 X रिएक्ट कर रहा है तो NO2 भी X ही रिएक्ट करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तब 1 - X होगी, NO2 भी कंसंट्रेशन 1 - X होगी, जबकि इनकी कंसंट्रेशन होगी 1 + X। और अगर हम ये कंसंट्रेशंस को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पुट करते हैं, ठीक है, ऊपर पुट होगी SO3 की कंसंट्रेशन दैट इज 1 + X, NO की कंसंट्रेशन भी 1 + X, और नीचे डिनोमिनेटर में पुट होगा 1 - X, और यहाँ पे भी 1 - X। तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 + X का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - X का स्क्वायर। तो अगर हम इसको होल स्क्वायर लिख लें दोनों टर्म्स का, और 1 + X बाय 1 - X की वैल्यू निकालें तो वो 16 का अंडर हो जाएगी, दैट इज 4। तो अपने पास यहाँ से 1 + X बाय 1 - X की वैल्यू आ गया 4। तो अगर हम इसे x के लिए सॉल्व करेंगे तो x हमारा आएगा 0.6। तो अगर आपका x 0.6 आ गया, हमने NO की वैल्यू बतानी है इक्विलिब्रियम के टाइम, और NO की वैल्यू इक्विलिब्रियम के टाइम है 1 + X, और x हमारा आया 0.6, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.6। तो इक्विलिब्रियम के टाइम NO के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे 1.6 मोल्स। तो ये हमने Kc के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम के टॉपिक से ही रिलेटेड था, जिसके अंदर लाइमस्टोन की डीकंपोजिशन की रिएक्शन दी गई। और लाइमस्टोन जब भी डीकंपोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करता है, और ये प्रोसेस आपको इसका डेल्टा H दिया गया है जो कि पॉजिटिव है, तो क्लियर कट ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें पूछा गया है कि प्रेशर CO2 का इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इनर्ट गैस का कंडीशन पूछा गया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और आपको ये पूछा गया है कि अगर हम कैटालिस्ट को ऐड कर दें तब CO2 का प्रेशर इंक्रीज होगा। ये हमने कंडीशंस के थ्रू बताना। अब सबसे पहला पॉइंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, जो अगर हम लीच हेटलियर प्रिंसिपल के थ्रू देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड प्रोसेस की तरफ क्या करती हैं, फेवर करती हैं। फॉरवर्ड प्रोसेस उस टाइम क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है अगर हम उनको हाई टेम्परेचर पे हम प्रोसेसेस को करवाएं। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो रिएक्शन पे जो फॉरवर्ड प्रोसेस है या बैकवर्ड प्रोसेस है उनका रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, और फॉरवर्ड प्रोसेस की तरफ अगर रिएक्शन मूव करेगा तो नेचुरली CO2 गैस ज्यादा रिलीज होगी और उसका प्रेशर क्या आएगा, हाई आएगा। तो सबसे बेस्ट वे इस केस में CO2 के प्रेशर को इंक्रीज करने का ये है कि हम रिएक्शन के टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर के इंक्रीज से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और CO2 का प्रेशर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनर्ट गैस ऐड करेंगे वो इक्विलिब्रियम को इंपैक्ट नहीं करेगा। तो सबसे जो बेस्ट कंडीशंस हैं CO2 के प्रेशर को इंक्रीज करने की वो है टेम्परेचर का इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इक्विलिब्रियम के टॉपिक से रिलेटेड था, जिसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिलेशन पूछी गई है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और एक दूसरा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो दोनों इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं, Kp = Kc × RT⁻⁴ डेल्टा n। डेल्टा n क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस जो गैसीय स्टेट में है। तो इस केस में अगर आप अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए देखो तो जो डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वो आएगा -2, क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट आपके पास नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 है, तो 2 - 4 आपका आएगा -2।
तो हम अगर यहाँ पे -2 वैल्यू पुट करते हैं तो Kp इज इक्वल टू होगा आपका Kc RT रेज़ टू पावर -2। तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा हैबर्स प्रोसेस के लिए, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़ टू पावर -2। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इक्विलिब्रियम के टॉपिक से रिलेटेड था और हैबर प्रोसेस के लिए पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी इक्विलिब्रियम की प्रोसेस के लिए आपने नोट करना है, डिपेंड करता है ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। और कोई भी फैक्टर, चाहे वो कंसंट्रेशन है, चाहे वो कैटालिस्ट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करते। सिर्फ टेम्परेचर ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इम्पैक्ट कर सकता है किसी भी इक्विलिब्रियम की प्रोसेस के लिए। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो हमें पता चलता है वेन टॉप इक्वेशन से। ये मैंने वेन टॉप इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखी हुई है, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो अमोनिया का जो फॉर्मेशन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ टेम्परेचर ही इम्पैक्ट कर सकता है, प्रेशर, कंसंट्रेशन ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो सबसे जो करेक्ट इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा था वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल, इसका बेसिकली कोई मीनिंग नहीं था। ठीक है, इम्पैक्ट करेगा सिर्फ टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, कैटालिस्ट की प्रेजेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इम्पैक्ट करने वाला जो पैरामीटर है या क्वांटिटी है वो सिर्फ क्या है, टेम्परेचर है। और दोनों का रिलेशन हमें पता चलता है किससे, वेन ऑफ इक्वेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, टेम्परेचर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने एक पीस है जो कॉपर का, वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड के अंदर ऐड कर दिया और आपको ये वाली स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले जो कॉपर को अगर हम फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो Fe3 पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो वो क्या करेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा और कॉपर को ऑक्सीडाइज करके वो कॉपर को बना देगा कॉपर 2 पॉजिटिव। इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव बन के किस में मूव कर जाएगा, सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और वो क्या बन गया, क्यूप्रिक क्लोराइड बन गया। तो कॉपर की होगी ऑक्सीडेशन, जबकि Fe3 पॉजिटिव खुद चेंज हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में। तो फेरिक क्लोराइड है वो आपका चेंज होके आ जाएगा फेरस क्लोराइड में। तो कॉपर आपका डिसॉल्व हो गया किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो जो आपको सी ऑप्शन दिया गया है कि कॉपर विल नॉट डिसॉल्व इन दी सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कॉपर तो डिसॉल्व हो गया किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, क्या बन के, क्यूप्रिक क्लोराइड बन के। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉपर क्या है, हो गया डिसॉल्व हो गया सॉल्यूशन के अंदर। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है। अब जो ए ऑप्शन है, आयरन विल बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम दी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आयरन क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। प्रेसिपिटेशन नहीं होगी आयरन की, क्योंकि आयरन फेरस से क्या किसमें कन्वर्ट हुआ है, फेरस क्लोराइड में। तो फेरस क्लोराइड क्या रहेगा, वाटर में सॉल्युबल रहेगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है कि नो आयरन विल बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम दी सॉल्यूशन। कोई भी आयरन सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, वो सिर्फ Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव स्टेट में गया है। तो जो पहले सॉल्यूशन Fe3 पॉजिटिव आयन का था, फेरिक का था, अब वो किसका सॉल्यूशन बन गया, फेरस का। आयरन की प्रेसिपिटेशन नहीं हुई। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, जो ए वाली स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, बी वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सी में ये कह रहे हैं कि कॉपर विल नॉट डिसॉल्व इन दी सॉल्यूशन, कॉपर तो बट क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि वो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में आ गया। तो सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, कि कोई भी आयरन प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में से।
क्योंकि Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस 15th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये लॉक्स लॉ से रिलेटेड था जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है, और ये डाउटफुल क्वेश्चन था, इसका आंसर भी डाउटफुल ही है, क्योंकि ये लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी बोलते हैं, इसके अंदर दोनों टर्म्स पे ये एप्लीकेबल है, चाहे आप मोलर कंडक्टेंस की बात करो चाहे आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करो। और जो ये लॉ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। और इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को इनफाइनाइट तक डिल्यूट कर दें तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब कंप्लीट हो जाए ना, तो उसका हर एक आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हर एक आयन टोटल कंडक्टेंस की तरफ एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है। कटायन की कंडक्टिंग पावर अनायन पे डिपेंड नहीं करती और अनायन की कंडक्टिंग पावर कटायन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब कटायन और अनायन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl की हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिखनी है, मोलर कंडक्टेंस, या हम ये कहते हैं इन मोलर कंडक्टेंस लिखनी है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो वो क्या होगी, सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड अनायन मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर्स। तो यहाँ पे एक सोडियम आयन बन रहा है, एक क्लोराइड आयन बन रहा है, तो NaCl की जो मोलर कंडक्टेंस आएगी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे वो कटायन और अनायन की कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगी। ये इस लॉ की बेसिकली स्टेटमेंट है। बट इसमें दो टर्म्स आपको दे रखी हैं कि किससे रिलेटेड है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से भी रिलेटेड है और ये मोलर कंडक्टेंस से भी रिलेटेड है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रिलेटेड नहीं था ये जो लॉ दिया हुआ है करलॉक्स लॉ। तो ये दोनों टर्म से रिलेटेड है, तो दोनों ही आपके ऑप्शन क्या थे, करेक्ट थे। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन था, अगर आप आंसर की भी देखोगे उसमें भी इसका कोई आंसर नहीं दिया गया, तो दोनों टर्म से ही ये लॉ क्या था, रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक KCl का सॉल्यूशन जो 0.1 मोलर है और एक K2SO4 का सॉल्यूशन जो 0.2 मोलर है। इसकी हमसे आयनिक स्ट्रेंथ पूछी गई है, और आयनिक स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन की निकालने का मेथड होता है 1/2 समेशन ऑफ Mi into Zi²। Mi होता है आयन की मोलैलिटी और Zi होता है उस आयन की वैलेंसी। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे हमारे पास तीन टाइप के आयन है। पहला आयन है पोटाशियम, दूसरा आयन है हमारे पास क्लोराइड, और तीसरा आयन अपने पास है सल्फेट। तीन आयन है अपने पास। अब जो तीन आयन है हमारे पास पोटाशियम, क्लोराइड और सल्फेट, पोटाशियम की टोटल मोलैलिटी कितनी है, KCl से K पॉजिटिव आएगा उसकी मोलैलिटी है 0.1, तो पहले आ गया अपने पास 0.1। K2SO4 से जब डिसोसिएशन होगी तो इससे आएंगे 2 K पॉजिटिव, और आपके सॉल्यूशन की मोलैलिटी है 0.2, तो टोटल मोलैलिटी K2SO4 के अंदर K पॉजिटिव की हो जाएगी 0.2 मोलर इनटू 2 दैट इज 0.4 मोलर। तो यहाँ पे पोटाशियम 0.1 मोलर है और यहाँ पे 0.4 मोलर, तो टोटल पोटाशियम हो गया आपके पास 0.5 मोलर, और इसकी वैलेंसी पोटाशियम की 1 है, तो पहला फैक्टर आपके पास आ गया। क्लोराइड, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 क्लोराइड ही आएगा KCl से, 0.1 मोलर है और इसकी वैलेंसी 1 है, तो Z1 हो गया, मोलैलिटी आपकी आयन की आ गई 0.1। सल्फेट देखो इस केस में ही प्रेजेंट है, तो इसकी मोलैलिटी है 0.2, क्योंकि एक ही सल्फेट बनेगा K2SO4 से और इसकी वैलेंसी है 2, तो Z आपके पास आ गया 2। तो आपको सभी टर्म्स पता चल गई। अब इन टर्म्स को हम आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो जो I की वैल्यू आएगी सबसे पहले वो आएगी 1/2। सबसे पहले हम MiZi² लिखेंगे K पॉजिटिव के लिए, तो K पॉजिटिव के लिए Mi की वैल्यू होगी 0.5 और Z की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, प्लस Cl नेगेटिव के लिए नेक्स्ट लिखेंगे हम 0.1 इनटू Z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 0.2 सल्फेट के लिए लिखेंगे नेक्स्ट हम मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय Z का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2, ये बन गया 0.5 प्लस 0.1 प्लस ये 4 into 0.2 दैट इज 0.8, तो ये आपका बन गया 1.4 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 0.7। तो इस दोनों सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन की जो आपकी
आयनिक स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी 0.7। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा अपने पास ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक ACl और पोटेशियम नाइट्रेट जो हम फिल करते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर, उससे रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर मोस्टली सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रॉपरली वर्क करे। तो इसके लिए रूल होता है भी हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे जिस इलेक्ट्रोलाइट के फिल होने के बाद जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है आपका, जहां पे दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं, वो क्या रहे, जीरो रहे। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के जीरो रहने के लिए जरूरी है कि कटायन और अनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर। ट्रांसपोर्ट नंबर होता है किसी भी आयन द्वारा टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन कैरी किया जा रहा है, टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन कोई आयन कैरी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। और ट्रांसपोर्ट नंबर तभी बराबर होते हैं कटायन और अनायन के जब दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो। तो हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल कर सकते हैं जिनके कटायन और अनायन की स्पीड नियरली सेम हो। अगर स्पीड नियरली सेम होगी तो उनके ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होंगे तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और आपका सेल क्या करेगा, प्रॉपरली उस टाइम वर्क करेगा। तो इस केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, वेलोसिटीज ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रेट आयंस आर नियरली सेम। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछा गया है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जिंक कॉपर सेल दिया गया है। दोनों की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है। जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये एनोड है, और राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉपर है, दैट इज कैथोड। और आपको दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं, क्योंकि आप देखो इक्वेशन रिडक्शन फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। तो जिंक का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है नेगेटिव, और जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। और अगर आपको दोनों स्पीसीज के रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हों तो आप सेल की ईएमएफ निकालने के लिए क्या करोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड करोगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये इक्वेशन आप तभी लगा सकते हो जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। ये आपने ध्यान देना है इस बात पे। कॉपर और सिल्वर के लिए, दोनों के लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल भी दिए गए थे इस इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन देखो रिडक्शन की फॉर्म के अंदर है, इलेक्ट्रॉन का गेन शो हो रहा है दोनों में। तो अगर हम इन दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ पॉजिटिव है और हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालें सेल की बाय द रिलेशन नेगेटिव एनएफपी, तो वहां से जो हमें ई नॉट की वैल्यू मिल रही है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल मिल रहा है, वो पॉजिटिव मिल रहा है। तो क्लियर कट डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और जिस केस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। तो पहले हमने निकाला सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर किसी सेल का पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपकी तो सेल की रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पूछा गया। तो हमें रिएक्शन दी गई है 2a प्लस बी, सॉरी a 2a चेंजेस टू b प्लस सी, और ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। कह रहे हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कब होगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कोई भी कब फॉलो करती है जीरो ऑर्डर को, जब उस रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होता है दैट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर जीरो। तो आपका रिएक्टेंट ए है, तो ए की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे अगर रिएक्शन का रेट डिपेंड ना करे, ए की कोई भी कंसंट्रेशन के लिए रिएक्शन का रेट सेम रहे, तो वो रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। बी और सी आपके क्या है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट आपका ए है, तो ए पे डिपेंडेंस आपने देखनी है। तो इस वे से आप देखोगे इन सभी ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है, कि रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स द सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस
नहीं है, ठीक है। बी और सी की कंसंट्रेशन के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन के साथ लिंक है ए के साथ, ए की कोई भी कंसंट्रेशन के लिए रिएक्शन का रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो इस वीडियो पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो 2016 का पेपर था उसके सेट ए के डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।